हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम्स। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉलम्स। ये मैकेनिकल और सिविल दोनों में कॉमन चैप्टर है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इस चैप्टर का नाम पुरानी वाली बुक में कॉलम एंड स्ट्रट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो है कॉलम है ओनली। तो कॉलम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलम होता क्या है, कॉलम कहते किसे हैं। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं कॉलम। कॉलम को हम लोग हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ बोलते हैं, तो स्तंभ होता क्या है। आप सारे लोग कॉलम देखे होंगे। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग घर बनाते हैं, तो घर में क्या आजकल घर जो है पिलर पे बन रहा है, तो घर में हम लोग क्या बनाते हैं, पिलर बनाते हैं। तो वो आपका क्या होता है, कॉलम होता है। आप लोग ओवर ब्रिज देखे होंगे, ओवर ब्रिज देखे होंगे, तो जो आपका ब्रिज होता है वह भी किस पर टिका होता है, कॉलम पर टिका होता है। किस पर टिका होता है, कॉलम पर टिका होता है। अब अगर हम लोग कॉलम की बात करें तो कॉलम देखने में कैसा है, वर्टिकल है। कैसा है, वर्टिकल है। और ये जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं या जो हम लोग पुल बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। आपका सब्जेक्ट का नाम ही स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, तो सब्जेक्ट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल। और मैकेनिकल वाले स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, वो सब किसके बारे में पढ़ते हैं, मशीन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल वाले मशीन के बारे में पढ़ते हैं और सिविल वाले बच्चे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉलम दोनों जगह होता है, कॉलम दोनों जगह होता है। जब सिविल वाले पढ़ेंगे तो कॉलम किसका मेंबर होगा, एक जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें 4 पिलर हैं। सपोज कीजिए कोई कमरा बना रहे हैं, उसमें 4 पिलर हैं, ऐसे 4 पिलर हैं। और इसी के ऊपर क्या, मान लीजिए छत पूरा टिका हुआ है, इसी के ऊपर पूरा छत टिका हुआ है, ऐसे। तो ये क्या हो गए, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और अगर एक कॉलम की बात करें तो स्ट्रक्चर का क्या हो गया, एक सदस्य हो गया। ये क्या हो गया, अगर एक पर्टिकुलर की बात करें तो कॉलम का क्या हो गया, एक सदस्य हो गया या एक मेंबर कह सकते हैं। क्या हो गया, मेंबर हो गया। देखने में कैसा, वर्टिकल है। देखने में कैसा है, वर्टिकल। ऐसे मशीनों में भी आपके मतलब पिलर वगैरह लगे रहते हैं, मशीनों में भी इसका यूज होता है। तो सिविल वाले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं जो हमारा कॉलम होता है वह किसी स्ट्रक्चर का या किसी मशीन का एक क्या होता है, मेंबर होता है। सिंपल सी बात है, कॉलम क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर का या किसी मशीन का एक मेंबर होता है, जिस पर अब देखिए कॉलम पर भार कैसा लगता है। तो कॉलम पर जो ये छत का भार है, छत का भार कौन सहन करेगा, कॉलम सहन करेगा। तो यानी ये छत क्या कर रहा है, कॉलम को दबा रहा है। तो दबाने वाला बल कौन सा होता है, संपीड़न बल होता है। दबाने वाला बल कौन सा होता है, संपीड़न बल होता है। कौन सा बल होता है, संपीड़न बल। संपीड़न बल मतलब कंप्रेसिव फोर्स। संपीड़न बल मतलब कंप्रेसिव फोर्स। तो कह सकते हैं कॉलम होता क्या है, कॉलम किसी स्ट्रक्चर का या मशीन का वर्टिकल मेंबर होता है। कैसा मेंबर होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, जिस पर हमेशा संपीड़न बल कार्य करता है, जिस पर हमेशा संपीड़न बल कार्य करता है। अब हम लोग डेफिनीशन लिखेंगे, डेफिनीशन हम लोग लिखेंगे और डायग्राम भी एक बना लेंगे। डेफिनीशन लिखेंगे और डायग्राम भी बना लेंगे। तो कॉलम की डेफिनीशन क्या लिखेंगे कि कॉलम किसी मशीन या स्ट्रक्चर, इंग्लिश लिख दे रहे हैं, मशीन या स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्व सदस्य। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व सदस्य बोलते हैं। तो कॉलम किसी मशीन या स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर होता है, जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड कार्य करता है, जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड कार्य करता है। तो कॉलम क्या हो गया, कॉलम किसी मशीन या स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर या ऊर्ध्व सदस्य होता है, जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड कार्य करता है। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा मकानों में लगे पिलर, कामा पुलों में लगे पिलर इत्यादि। ये क्या हो गया,
इंग्लिश में डिफिनेशन बोल सकते हैं कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर और मशीन। कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर और मशीन विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, विच इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। सिंपल डेफिनेशन है। तो मकानों में लगे पिलर या पुलों में लगे पिलर इत्यादि। डायग्राम भी बना लेंगे इसका एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम हमने बना लिया। ये लोड कैसा हो गया, ये आपका लोड मान लीजिए W हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोल देंगे। निचला सिरा फिक्स रहेगा और ऊपर वाला सिरा आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो ये आपका हो गया कॉलम। क्या हो गया, कॉलम। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रट की। हम लोग बात करते हैं अब स्ट्रट की। पहले स्ट्रट भी चैप्टर का नाम हुआ करता था कॉलम एंड स्ट्रट। हिंदी में भी स्ट्रट ही कहते हैं, हिंदी में भी क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। अब स्ट्रट क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कभी रेलवे का पुल देखे होंगे नदी पे, तो कुछ इस तरीके की आकृति बनी रहती है। मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े हैं, अच्छा मैकेनिक्स में नहीं है, इसी में है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में एक चैप्टर है आपका ट्रस है। तो ऐसे कुछ आपका शेप बना होता है, आप लोग देखे होंगे कभी पुल उल से यात्रा किए होंगे ट्रेन से, तो देखे होंगे ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हमने एक सिंपल सा छोटा सा बनाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं। ट्रस क्या होता है, कई सीधी छड़ों को जोड़ करके बनाई गई त्रिभुजाकार संरचना को ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं। अब ट्रस पे जो लोड लगता है, इसके ज्वाइंट पर लगता है। लोड कहाँ पे लगता है, इसके ज्वाइंट पर लोड लगता है। अब मान लीजिए हमने इसके ज्वाइंट पर लोड लगा दिया, ट्रस के ज्वाइंट पर लोड लगा दिया। अब यहाँ पे लोड लग गया आपका। अब होगा क्या, ट्रस पे हमने क्या कर दिया, इसके ज्वाइंट पे लोड लगा दिया। अब देखिए जो ये लोड होता है, इसके जो ये सदस्य हैं, एक सदस्य जैसे हम यहाँ पे नाम दे ए बी सी डी ई, तो ये सब सदस्य हैं इसके, ए बी बी सी बी डी सी डी डी ई या सी, सब क्या है, इसके सदस्य हैं। सब क्या है, इसके सदस्य हैं। अब जो ये ज्वाइंट पर लोड लग रहा है, अब इसके मेंबर में जो ये मेंबर हो गए कि एक सदस्य हो गए, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है ये लोड। भाई मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये सदस्य हैं और ये सदस्य कई सारे सदस्य हैं, ए बी बी सी आपके कई सारे सदस्य हैं। इन सबको मिला करके क्या बन रहा है, ट्रस बन रहा है। इन सबको मिला के क्या बन रहा है, ट्रस बन रहा है। और जो ट्रस पे लोड लग रहा है, ट्रस समझ लीजिए एक परिवार है कई सदस्यों का। और जो ट्रस पे लोड लगेगा तो सहन कौन करेगा, इसके मेंबर ही तो सहन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो कौन सहन करता है, फैमिली के मेंबर सहन करते हैं। उस विपत्ति को कौन झेलता है, फैमिली के मेंबर। तो सेम वैसे ही समझिए, ये क्या है, ट्रस मिला करके पूरा परिवार है और एक इसके मेंबर हैं। तो जो लोड लगेगा क्या करेंगे, उस लोड को ट्रस के प्रत्येक मेंबर सहन करेंगे। अब मान लीजिए परिवार है, तो परिवार पे कोई विपत्ति आती है, सारे उसके सदस्य मिलकर सहन करेंगे। अब मान लीजिए जो बड़ा है, घर का मुखिया है या जो बड़े लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो तो इस विपत्ति को महसूस करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन कोई छोटा बच्चा है, उसको उसकी गंभीरता के बारे में पता नहीं है, तो वो उतना उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा, या वो मतलब उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएगा प्रॉब्लम के बारे में। कोई छोटा बच्चा वो क्या जानेगा। तो लेकिन विपत्ति आएगी तो झेलना तो सबको पड़ेगा, लेकिन जो झेलेगा सब लोग बराबर नहीं झेलेंगे, बराबर टेंशन नहीं झेलेंगे, बराबर प्रेशर नहीं झेलेंगे। सबका झेलने का जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम वैसे ही जो ये ट्रस पे यहाँ पे बल लगेंगे, ट्रस के ज्वाइंट पे जो बल लग रहे हैं, प्रत्येक मेंबर में बटेगा लेकिन समान रूप से नहीं बटेगा। प्रत्येक मेंबर में जो बल बटेगा वह एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्सियली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये बल ज्वाइंट की ओर है और ये बल ज्वाइंट से बाहर की ओर, इस तरीके से अच्छी रूप से बढ़ता है। या तो इसके सदस्य में टेंसाइल फोर्स लगते हैं या तो कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं। सिविल वाले पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में बताया जाएगा। तो जो इसके मेंबर लगेंगे, इस पर या तो तनाव बल लगेगा या तो संपीड़न बल लगेगा। और कैसा लगेगा, एक्सियली लगेगा, मतलब अच्छी रूप से, यानी कि अच्छी तनाव बल लगेगा या अच्छी संपीड़न बल लगेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अच्छी रूप से बढ़ते हैं। तो कि जिस पे संपीड़न बल लगता है, ट्रस का वह मेंबर जिस पर संपीड़न बल लगता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका होता है स्ट्रट। वही क्या होता है, स्ट्रट। और जो संपीड़न बल ये जो आपका है,
स्ट्रट है किसी भी पोजीशन में हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। और जब यही आपका स्ट्रट वर्टिकल हो जाता है तो उसी को हम लोग कॉलम बोल देते हैं। यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक कॉलम एक स्ट्रट है, लेकिन प्रत्येक स्ट्रट एक कॉलम नहीं है। यानी कॉलम स्ट्रट का ही एक भाग होता है। जब हमारा जब हमारा स्ट्रट जो है वर्टिकल पोजीशन में होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने पे लग रहा होगा ये वाला आपका तनाव बल है, ये वाला संपीड़न बल है, लेकिन ये दोनों जो बल हैं ये आपके संपीड़न बल हैं। ये कौन से बल हैं, संपीड़न बल हैं। कैसे हैं अभी बता रहे हैं। और ये दोनों बल कैसे हैं, ये दोनों बल हैं आपके तनाव बल हैं। ये दोनों बल कैसे हैं, तनाव बल हैं। ये संपीड़न बल क्यों है, कैसे, आप साइन कन्वेंशन समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ज्वाइंट है, एक बल हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये बल क्या ज्वाइंट से बाहर की ओर है तो ये होगा तनाव बल, ये क्या होगा, तनाव बल। और कोई बल हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये बल ज्वाइंट के अंदर की ओर है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा संपीड़न बल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाला बल जो है ये ज्वाइंट की ओर है, ज्वाइंट की ओर है तो क्या होगा, संपीड़न बल होगा। और ये वाला बल क्या, ज्वाइंट से बाहर की ओर है, ज्वाइंट से बाहर की ओर, तो ये क्या होगा, तनाव बल होगा। तो यही वाला मेंबर चूंकि इस पे संपीड़न बल लग रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। तो यहाँ से डिफिनीशन क्या निकल के आ रही है कि डिफिनीशन क्या लिखेंगे, किसी मशीन या स्ट्रक्चर का, किसी मशीन या स्ट्रक्चर का किसी भी पोजीशन में वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव लोड कार्य करता है स्ट्रट कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है। तो किसी मशीन या स्ट्रक्चर का किसी भी पोजीशन में वह मेंबर जिस पर कंप्रेसिव लोड कार्य करता है स्ट्रट कहलाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वर्टिकल मेंबर था, यहाँ पे किसी भी पोजीशन में मेंबर है। क्यों, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हमने हॉरिजॉन्टल माना है ये। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रट। हम लोग डायग्राम यही बना लेंगे और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्ट्रट का, ट्रस का वह मेंबर जिस पर संपीड़न बल लगता है, वही आपका स्ट्रट होगा। और जिसपे तनाव बल लग रहा है ट्रस का, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाई। क्या बोलेंगे, टाई। हिंदी में बोलते हैं तान, हिंदी में क्या बोलते हैं, तान। तो ये वाला ए बी वाला मेंबर क्या है आपका, ए बी मेंबर जो है टाई है और ए सी मेंबर क्या है, संपीड़न बल लग रहा है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रट होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आईसी इंजन, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं आईसी इंजन का कनेक्टिंग राड। आईसी इंजन में आप लोग पढ़ेंगे, आईसी इंजन का कनेक्टिंग राड, इस पर भी क्या लगता है, संपीड़न बल लगता है और किसी भी पोजीशन में हमेशा मूव करता रहता है। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉलम और स्ट्रट का डायग्राम हो गया और दोनों की क्या हो गए, परिभाषाएं होंगी। ट्रस के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रस आपका एक चैप्टर ही है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे उतना समय नहीं है कि ट्रस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूँ। बस ये साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा, ज्वाइंट से बाहर की ओर जो बल होगा वो तनाव बल होगा और जो बल ज्वाइंट से अंदर की होगा वो संपीड़न बल होगा। जैसे यहाँ पे देखने पे आपको उल्टा लग रहा होगा, ये तनाव लग रहा होगा, ये संपीड़न, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये संपीड़न बल होगा और ये क्या होगा, तनाव बल होगा। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा पास आउट हो जाते हैं लेकिन उनको इस साइन कन्वेंशन के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि डिप्लोमा में जनरली ये चैप्टर बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं। ट्रस आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अब ये हमारा हो गया कॉलम और स्ट्रट हो गया, कॉलम और स्ट्रट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉलम और स्ट्रट पे लोड कौन कौन से लगते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिख लिख करके पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हैं। साथ नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए साथ नोट्स बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ लोड ऑन कॉलम, टाइप्स ऑफ
लोड ऑन कॉलम, टाइप्स ऑफ लोड ऑन कॉलम। हिंदी में क्या कहेंगे? कॉलम पर भार के प्रकार, कॉलम पर लगने वाले भार के प्रकार, लगने वाले भार के प्रकार, मतलब कॉलम पे कौन कौन से भार लगते हैं। तो ये दो टाइप के बल लगते हैं, नीचे लिख सकते हैं कॉलम पर निम्न दो प्रकार के भार कार्य करते हैं, निम्न दो प्रकार के भार कार्य करते हैं, भार कार्य करते हैं। पहला क्या होगा? पहला आपका होगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, हिंदी में बोलेंगे अक्षीय तनाव भार। ये सब पढ़ा चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखवाएंगे नहीं। और दूसरा इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, मतलब कंप्रेसिव लोड ही लगता है, दो टाइप का होता है, अक्षीय और उत्केंद्रित। पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है आप लोगों को, उत्केंद्रित संपीड़न भार, उत्केंद्रित संपीड़न भार। अब अक्षीय संपीड़न भार क्या होगा? तो परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। पहले हम डायग्राम बना दे रहे हैं दोनों का। ये आपका क्या लग रहा है? ये भार जो पे लग रहा है तो ये हो जाएगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या? ऐसा कंप्रेसिव लोड, ऐसा कंप्रेसिव लोड जो किसी कॉलम के एक्सिस पर कार्य करता है, जो किसी कॉलम के अक्ष पर कार्य करता है। ये आपका क्या है? ये आपका एक्सिस ऑफ कॉलम है। क्या है? एक्सिस ऑफ कॉलम। तो ऐसा कंप्रेसिव लोड जो किसी कॉलम के एक्सिस पर कार्य करता है उसे एक्सियल कंप्रेसिव लोड कहते हैं। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका होगा इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। आपका नीचे फिक्स हो गया, आपका क्या हो गया? ये हो गया। अब मान लीजिए भार आपका यहाँ पे लग रहा है, तो ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ कॉलम, एक्सिस ऑफ कॉलम। यहाँ पे ये लोड एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया? लोड एक्सिस हो गया, लोड एक्सिस हो गया। इसके बीच में क्या हो गया? ये गैप हो गया ई। अब ई को हम लोग क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता बोलते हैं। सब पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया है पहले चैप्टर में। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ऐसा कंप्रेसिव लोड जो किसी कॉलम के एक्सिस से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है उसे इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड कहते हैं। ऐसा कंप्रेसिव लोड जो किसी कॉलम के एक्सिस से कुछ दूरी समांतर कार्य करता है उसे इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड कहते हैं। या ऐसा कंप्रेसिव लोड जिसका लोड एक्सिस कॉलम के एक्सिस से कुछ दूरी समांतर शिफ्ट होता है उसे इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड कहते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड और इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड, ये हमारे हो गए दोनों। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलम किस प्रकार से फेल होते हैं, कॉलम किस प्रकार से फेल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलम किस प्रकार से फेल होते हैं। फेलियर ऑफ कॉलम, क्या पढ़ेंगे? फेलियर ऑफ कॉलम, फेलियर ऑफ कॉलम। हिंदी में बोल सकते हैं कॉलम की असफलता। फेलियर ऑफ कॉलम, कॉलम किस प्रकार से फेल होते हैं। तो पहला है बाई क्रशिंग, बाई क्रशिंग। दूसरा फेल होता है बाई बकलिंग, बाई बकलिंग। क्रशिंग मतलब होता है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कुचल कर। हिंदी में क्या कह सकते हैं? कुचल कर। इसको कह सकते हैं बहकाव द्वारा, बहकाव द्वारा। बहकाव क्या, तो अभी बात करते हैं। तीसरा बाई कॉम्बिनेशन ऑफ, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग, क्रशिंग एंड बकलिंग, क्रशिंग एंड बकलिंग। यानी कि कह सकते हैं इसको कुचलने, कुचलने तथा बहकने, बहकने की संयुक्त
प्रभाव द्वारा, के संयुक्त प्रभाव द्वारा। बाय क्रशिंग, बाय बकलिंग, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग। अब इसका डायग्राम बना लेंगे, तीनों का एक साथ डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉलम आपका छोटा कॉलम है, कॉलम भी 3 टाइप के पढ़ेंगे भी, छोटा कॉलम, मध्यम कॉलम, लंबा कॉलम। तो मान लीजिए कोई छोटा कॉलम है और इस पर हमने लोड लगाया W, तो जो कोई छोटी चीज़ है तो लोड लगाएंगे तो ये बेंड नहीं होगा, ये क्या होगा, दब जाएगा। ये क्या होगा, दब जाएगा, ऐसे दब जाएगा। ये कौन सा कॉलम है, ये आपका है 60 कॉलम। क्या है, 60 कॉलम है। ये कैसे फेल हो रहा है, ये होगा बाई क्रशिंग, बाई क्रशिंग। तो लिख सकते हैं नीचे कि 60 कॉलम, छोटे कॉलम हमेशा क्रशिंग द्वारा फेल होते हैं। नीचे लिख सकते हैं छोटे कॉलम हमेशा क्रशिंग द्वारा फेल होते हैं। एक लंबा कॉलम होगा, एक लंबा कॉलम होगा, मान लीजिए लंबा कॉलम हो गया, लंबा कॉलम हो गया ये मान लीजिए, नीचे फिक्स कर रहे हैं। अब इस पर कोई लोड लगाएं, कोई लोड लगाएं W। अब ये क्या होगा, लोड W लगाने पे ये ऐसे एक तरफ ऐसे झुक जाएगा, ऐसे क्या करेगा, एक तरफ ऐसे झुक जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ऐसे झुक गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका है लॉन्ग कॉलम। क्या है, लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होगा, ये होगा बाई बकलिंग। बकलिंग मतलब होता है बहकना, मतलब ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट गया, जैसे था वैसे नहीं है, प्रारंभिक स्थिति से हट गया तो ये बहक गया। बेंड होने, जैसे बीम को अगर झुकता है तो उसको बेंडिंग कहते हैं, कॉलम में अगर उस तरीके से झुका होता है तो इसको हम लोग बकलिंग कहते हैं। कॉलम में बेंडिंग वर्ड नहीं यूज करके बकलिंग वर्ड यूज करते हैं, बहकना इसको कहते हैं, जब कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाता है। तो कोई मान लीजिए लंबा चीज़ है, पतला सा राड हो, ऐसे लंबा ऐसे दबाएंगे तो देखेंगे वो दबेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। कोई पतला वायर है, ऐसे वायर है, दोनों तरफ से उंगली लगा करके ऐसे बल लगाइए तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बहक जाएगा। और छोटा होगा तब मुड़ेगा नहीं, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, दबेगा अगर ज़्यादा बल लगाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग कॉलम था। एक बीच का स्थिति होगा, एक बीच का स्थिति होगा। इस कॉलम को कहते हैं मीडियम कॉलम। क्या कहते हैं, मीडियम कॉलम। मीडियम कॉलम या इसको इंटरमीडिएट कॉलम भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम यानी कि 60 कॉलम को छोटा कॉलम, लॉन्ग कॉलम को लंबा कॉलम, मीडियम कॉलम को मध्यम कॉलम कहते हैं। अब ये क्या हो गया, इसमें दोनों प्रभाव लागू होगा, इसमें दोनों प्रभाव लागू होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा दबेगा, थोड़ा सा दबेगा और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, बहकेगा, और उसके बाद क्या होगा, बहकेगा। ये पूरा बना, और क्या होगा, बहकेगा। कैसा लोड लगाने पे, संपीड़न बल लगाने से। तो ये कैसे फेल होगा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, क्रशिंग एंड बकलिंग। तो ये दोनों के संयुक्त प्रभाव द्वारा फेल होगा। तो छोटा कॉलम क्रशिंग द्वारा फेल होगा, लंबा कॉलम जो बकलिंग द्वारा फेल होगा, और जो आपका मीडियम कॉलम है, मध्यम कॉलम है, वो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, मतलब क्रशिंग और बकलिंग की संयुक्त प्रभाव द्वारा ये क्या होंगे, फेल होंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि कॉलम 3 प्रकार से फेल होते हैं। क्रशिंग द्वारा कौन फेल होता है, छोटा कॉलम फेल होता है। बकलिंग द्वारा कौन सा फेल होता है, लंबा कॉलम फेल होता है। और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, इसके द्वारा जो होता है आपका कौन सा कॉलम फेल होता है, इंटरमीडिएट कॉलम फेल होता है, इंटरमीडिएट कॉलम फेल होता है इसके द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ लोड की बात करेंगे। क्रशिंग लोड हमारा क्या होता है, बकलिंग लोड क्या होता है, इसके बारे में भाई हम लोग जानते हैं, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। छोटा चैप्टर है, आपका 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर इसी जैसे 4-5 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपका है, अगला आपका है क्रशिंग लोड। अगला टॉपिक है क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड को हम लोग कोलैप्सिंग लोड भी कहते हैं। एग्जाम में आपका आया हुआ है, आपका एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसको बोलते हैं क्रशिंग को कुचलने वाला भार कह सकते हैं, कुचलने वाला भार।
हिंदी में कह सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा कॉलम है, कोई छोटा कॉलम है, छोटा कॉलम ही कुछ के फेल होता है। अब मान लीजिए इस पर हम लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोड का मान बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जस्ट कुचलना प्रारंभ करेगा, जस्ट दबना प्रारंभ करेगा। तो उसी लोड को हम लोग कौन सा लोड बोलते हैं? क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड बोल सकते हैं। वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम कुचलना प्रारंभ करता है, या वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम क्रश होना शुरू करता है, उसे क्रशिंग लोड कहते हैं, उसे क्रशिंग लोड कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा लोड जिसके कारण कॉलम में उत्पन्न प्रतिबल कॉलम के भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाता है, या कॉलम के पदार्थ के भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाता है, उसे कोलैप्सिंग लोड या क्रशिंग लोड कहते हैं। क्योंकि बुक में यही परिभाषा लिखा हुआ है कि ऐसा लोड जिसके कारण कॉलम में उत्पन्न प्रतिबल उसके भंजन प्रतिबल क्रशिंग स्ट्रेस, मतलब इस पे कॉलम क्या होगा? फेल हो जाएगा, क्रशिंग स्ट्रेस। ऐसा लोड जिसके कारण कॉलम में उत्पन्न प्रतिबल कम उसके भंजन प्रतिबल के बराबर हो जाता है, कामा क्रशिंग लोड कहलाता है। क्रशिंग लोड कह सकते हैं या कोलैप्सिंग लोड कह सकते हैं, क्रशिंग लोड कहलाता है। या कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वह मिनिमम लोड जिस पर कोई कॉलम क्रश होना प्रारंभ करता है, उसे क्रशिंग लोड कहते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं दूसरी वाली। अगला आपका है क्रिटिकल लोड। अगला क्या है? क्रिटिकल लोड, या इसी को बकलिंग लोड भी कहते हैं, या इसी को आयलर लोड भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रांतिक भार, या बहकाव भार, या आयलर भार, या एक नाम और है क्रिपलिंग लोड, या क्रिपलिंग भार। चार नाम है। तो ये क्या होता? बकलिंग लोड आ गया, बकलिंग मतलब बहकाव आ गया। यहाँ पे जैसे क्रशिंग लोड का तो क्रश आ रहा था, बकलिंग लोड बहकाव। तो क्या होगा? वह न्यूनतम भार जिस पर कोई कॉलम बहकना प्रारंभ करता है, उसे बकलिंग लोड कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? वह न्यूनतम भार जिस पर कोई कॉलम बहकना प्रारंभ करता है, कामा क्रिटिकल लोड कहलाता है। क्रिटिकल लोड कीजिए, बकलिंग लोड कीजिए। सामने क्रिटिकल लोड की परिभाषा जब आपका स्टार्ट हुआ था, सब्जेक्ट बताया था कि वह मिनिमम लोड जिस पर किसी कॉलम में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उसे क्रिटिकल लोड कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बहकने का मतलब क्या? उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसकी शेप और साइज में चेंजेज आ रहे हैं। तो वह न्यूनतम भार जिस पर कोई कॉलम बहकना प्रारंभ करता है, आपका क्या कहलाता है? क्रिटिकल लोड कहलाता है। ये हमारा हो गया क्रिटिकल लोड की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलम के बहकने के कारण क्या है। डालेंगे रीजन ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम बाय बकलिंग।
हिंदी में क्या बोलेंगे, बहकाव द्वारा कॉलम की असफलता के कारण, बहकाव द्वारा कॉलम की असफलता के कारण। क्या कारण है कि देखिए, अगर हमारा कोई आइडियल कॉलम हो, अगर हमारा कोई आइडियल कॉलम हो, आइडियल कॉलम अगर कोई हो हमारा, तो इस पे लोड लगाएंगे तो हमेशा दब करके ही फेल होगा, हमेशा कुचल करके ही फेल होगा। लेकिन जो भी कॉलम हम लोग बनाते हैं, जो भी कॉलम डिजाइन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों के कारण हमारा कॉलम क्या होता है, बहकाव द्वारा फेल होता है। अगर आइडियल कॉलम हो तो कॉलम हमेशा क्रश होकर के फेल होगा, बकलिंग द्वारा कभी फेल नहीं होगा। तो बकलिंग द्वारा जो फेल हो रहा है, इसके रीजन क्या है, इसके रीजन क्या है। पहला है कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना, पूर्ण रूप से सीधा न होना। रीजन लिख रहे हैं, डायग्राम से समझाएंगे, लेकिन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलम है, मान लीजिए थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है, तो इसकी एक्सिस ऐसी हो जाएगी। अब मान लीजिए इस पर ऐसे लोड लगा हुआ है, डब्लू लोड लगा हुआ है, तो ये डब्लू जो लोड है, इसकी क्रिया रेखा कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यानी डब्लू लोड यहाँ पे आ गया। बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में, बल की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। अब देखिए, ये जो लोड W है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे लोड, ये पॉइंट हो गया और इतनी इस बीच की दूरी हो गई, यानी यहाँ पे कह सकते हैं ये लोड इस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट पैदा करेगा, और इस बेंडिंग मोमेंट के कारण कॉलम क्या होगा, कॉलम इधर की ओर क्या होगा, झुकेगा, कॉलम इधर की ओर क्या होगा, झुकेगा, और झुक रहा है, यानी कि कैसे फेल हो रहा है, बकलिंग द्वारा फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर कॉलम आपका सीधा नहीं है तो इसका जो एक्सिस है, इस पर लोड न लग करके इससे कुछ दूरी पे लग रहा है, एक तरीके से इसेंट्रिक लोड आ गया इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसेंट्रिक लोड जब आ जाएगा तो इसेंट्रिक लोड के कारण क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, कॉलम जो है बहक करके फेल होगा। तो पहला रीजन हो गया कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा न होना। दूसरा, कॉलम पर अच्छी भार न लगा होना, कॉलम पर अच्छी भार न लगा होना, इसका मतलब क्या है, कॉलम पर इसेंट्रिक लोड लगाओ। जैसे देखिए यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ, इसेंट्रिक वाला ये समझने वाला टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक। मान लीजिए आपका लोड लग रहा है यहाँ W, यहाँ पे लोड W लग रहा है। अब W लोड के कारण होगा क्या, अब W लोड यहाँ लग रहा है। अब हम मान रहे हैं कि इसके एक्सिस पे हम इसेंट्रिक लोड लग रहा है, अब हम मान रहे हैं इसके एक्सिस पे एक लोड W मान लें, नीचे की ओर एक लोड ऊपर की ओर मान ले W, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों W क्या हैं, आपस में बराबर है, और परिमाण में मतलब बराबर है, और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो इन दोनों बलों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये बल W, ये बल W और ये बल W, ये दोनों परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। तो ये दोनों W मिला करके एक कपल बनाएंगे, और कपल का काम हमेशा घुमाने का होता है। ये दोनों मिलकर के कपल बनाएंगे, तो आपका अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो इस लोड को, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये लोड कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका W बच गया, ये वाला आपका W बच गया, दोनों कपल बना रहे हैं, तो ये आपका तो W बच गया, यहाँ एक्सिस पे आ गया, और ये दोनों मिलके एक कपल बना रहे हैं, और जिसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एक मोमेंट भी आ जाएगा, और m का मान क्या होगा, W गुणे E के बराबर होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी E है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक W लोड तो आ गया, और एक क्या आ गया, एक मोमेंट आ गया, और मोमेंट के कारण क्या होगा, बकलिंग होगा, मोमेंट के कारण क्या होगा, बकलिंग होगा। तो इसेंट्रिक लोड के कारण हमेशा बेंडिंग मोमेंट आता है। इसेंट्रिक लोड किसी भी बॉडी पे लगाएंगे तो इसके कारण हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और बेंडिंग मोमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो इस फिगर को हमने इस रूप में ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक मोमेंट आ गया, कपल बना रहा है इस कारण से। तो कॉलम पर अगर अच्छी भार नहीं लगा है, यानी कि अगर उस पर इसेंट्रिक लोड लगा है, तब भी क्या होगा, तब भी जो है आपका कॉलम जो है बकलिंग द्वारा क्या होगा, फेल होगा, तब भी आपका कॉलम बकलिंग द्वारा फेल होगा। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा, कॉलम की काट का, कॉलम की काट का एक समान न होना, एक समान न होना, एक समान न होने का मतलब, मान लीजिए कॉलम आपका ये है, यही मान लीजिए हम अलग से डायग्राम बना रहे हैं, ये कॉलम है आपका,
ये आपका है। मान लीजिए इसकी जगह क्रॉस सेक्शन ऐसे हो, अब यहाँ पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलम कमज़ोर है तो यहीं से क्या कर जाएगा, कॉलम बेंड कर जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है तो इसके लिए यहाँ के लिए एक्सिस आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया इतनी दूरी के लिए। अब ये वाला डब्ल्यू लोड क्या हो गया, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये डब्ल्यू लोड क्या हो गया, इसेंट्रिक लोड हो गया इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसके कारण क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होने के कारण उस पर क्या होगा, बकलिंग हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होने के कारण उसका क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा। एक रीजन और है, चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन आपका है कि कॉलम का मटेरियल होमोजीनियस न होना, होमोजीनियस न होना। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग कॉलम की ढलैया करते हैं, कास्टिंग मान लीजिए कर रहे हैं, तो हमने कॉलम बनाया और कॉलम हमने ऐसे बनाया। अब कॉलम में बहुत सारे मान लीजिए डिफेक्ट होते हैं, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे एक जगह होल रह गया, यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉलम कमज़ोर है। जब यहाँ पे कॉलम कमज़ोर है तो यहाँ पे कॉलम क्या हो जाएगा, बकल हो जाएगा। तो कॉलम का मटेरियल होमोजीनियस न होना ये भी एक रीजन है, मतलब असफलता बहकने के कारण का, ये भी क्या है, एक रीजन है। तो ये हो गए चारों रीजन ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम बाय बकलिंग। अगला इसका अपोजिट अगर हम लोग कर देंगे तो उसको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉलम, यानी कि आइडियल कॉलम के जो है गुण, आइडियल कॉलम के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉलम, आइडियल मतलब आदर्श कॉलम के गुण, आदर्श कॉलम के गुण। पहला, अब इसका उल्टा कर दीजिए, हम लिखेंगे नहीं, पहला क्या हो जाएगा, कॉलम पूर्ण रूप से सीधा होना चाहिए, ऐसे करके लिख देंगे। आप लोग कॉपी में 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा वीडियो देख लेने के बाद। कॉलम पूर्ण रूप से सीधा होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉलम पर अच्छी भार लगा होना चाहिए। इसका उल्टा कर देंगे तो वही आइडियल कॉलम के गुण हो जाएंगे। कॉलम पूर्ण रूप से सीधा होना चाहिए, कॉलम पर अच्छी भार लगा होना चाहिए, कॉलम की काट का एक समान होना चाहिए, कॉलम की काट का एक समान होना चाहिए, और कॉलम का मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, कॉलम का मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये चारों क्या हो गए, आइडियल कॉलम की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। चारों क्या हो जाएंगी, आइडियल कॉलम की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। अब हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग और पढ़ेंगे भी। कुछ चीज़ और पढ़ लेते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है, छोटा चैप्टर आपका जल्दी खत्म होगा। अगला हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। अब होता क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वह पॉइंट जिस पर कोई कॉलम या वह पॉइंट जिससे कोई कॉलम बकलिंग लोड के प्रभाव में, कोई कॉलम बकलिंग लोड के प्रभाव में बहकना प्रारंभ करता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। मान लीजिए कि कोई कॉलम हम ले रहे हैं, और इसके दोनों सिरे फिक्स हैं, अब ये जो बिंदु, अब जब इस पे लोड लगाएंगे, डब्ल्यू लोड लगा रहे हैं, तो होगा क्या, कॉलम किसी बिंदु से ऐसे बहकना प्रारंभ करेगा, ऐसे जो है बहकना प्रारंभ करेगा। इस पॉइंट को हम यन नाम दे रहे हैं। कौन सा नाम दे रहे हैं, यन। तो यही दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह पॉइंट जिससे कोई कॉलम बकलिंग लोड के प्रभाव में बहकना प्रारंभ करता है नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कॉलम के एक्सिस मतलब अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कॉलम अपने घुमाव की दिशा परिवर्तित करता है, वह बिंदु जिससे कॉलम अपने स्लोप का डायरेक्शन, यहाँ से देखिए स्लोप एक चेंज हो रहा है, तो कह सकते हैं बुक में आपकी लिखा हुआ है वह बिंदु कॉलम के एक्सिस पर स्थित हुआ बिंदु, कॉलम के एक्सिस पर स्थित, या करके लिख लीजिएगा, कॉलम की एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जिससे एक्सिस के स्लोप का डायरेक्शन, एक्सिस के स्लोप का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। कॉलम के एक्सिस पर स्थित हुआ बिंदु जिससे एक्सिस के स्लोप का डायरेक्शन चेंज होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब दूसरा अगला आपका है इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य लंबाई। क्या बोलते हैं, समतुल्य लंबाई बोलते हैं, या प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई बोलते हैं, प्रभावी लंबाई। ये क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई क्या होता है, किसी कॉलम के दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी को, किसी कॉलम के दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की ऊर्ध्व दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस, ऊर्ध्व दूरी को समतुल्य लंबाई कहते हैं, वो दूरी को समतुल्य लंबाई कहते हैं। इसे एल ई से दर्शाते हैं, एल मतलब लंबाई होगी, ई मतलब इफेक्टिव लेंथ, एल ई से दर्शाते हैं। किसी बुक में कैपिटल एल से ही दर्शाया है, लेकिन एल ई से जनरली स्टैंडर्ड बुकों में दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो एन बिंदुओं के बीच की दूरी है, यही क्या है, यही आपका एल ई। ये फिगर फिर से बना लेंगे, यही क्या है, एल ई, इक्विवेलेंट लेंथ। ये फिगर दोबारा बनाएंगे, पूरा जैसे बनाया गया है इतना पूरा इस डेफिनेशन के नीचे बनाएंगे। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट लेंथ। अगर आपको ये दिखाना हो, अलग से दिखाना हो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल लेंथ, बगल में लिख लेंगे, ये क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ होगा, मतलब क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी। और ये क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ हो गया। ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इक्विवेलेंट लेंथ। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। किसी कॉलम जब बहकता है, दो नति परिवर्तन बिंदु होते हैं उसमें, और दोनों के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ हम लोग कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सिलेंडरनेस रेशियो। अगला टॉपिक हमारा है सिलेंडरनेस रेशियो। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तनुता अनुपात। क्या बोलते हैं, तनुता अनुपात बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। तो होता क्या है,
किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई, किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई का मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ। किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई। इंक खत्म हो गया, जरा इंक डाल लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिए, बस इंक आपका पड़ गया है। इंक जो है आपका हो गया इंक। तो किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में LD, ब्रैकेट में LD, किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई LD तथा कॉलम की काट की या कॉलम की काट के न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या एक नया वर्ड आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है, अभी हम समझा दे रहे हैं। किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई LD तो कॉलम की काट के न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या, इसको के से दर्शाते हैं, की मिनिमम कह सकते हैं, की मिनिमम, की अनुपात को स्लेंडरनेस रेशियो कहते हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो बराबर LD अपान के मिनिमम, LD अपान के मिनिमम। तो किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई LD तथा कॉलम की काट के, मतलब कॉलम, जैसे मान लीजिए कॉलम आपका है, ये कॉलम आपका है, ऐसे सर्कुलर है कॉलम ऊपर से देखने पे, तो ये क्या सर्किल हो गया। तो कॉलम की यही काट हो गया, अनुप्रस्थ काट हो गया, इसी की न्यूनतम घूर्णन जो त्रिज्या होगी, जैसे सर्किल है तो आपका, जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन है, आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इंटर में पढ़ के आए होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या था? जैसे ये मान लीजिए कोई, इसका मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग एक IXX निकालते थे और एक IYY निकालते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे mr², या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिंपल अगर हम लोग परिभाषा बोलें तो ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये कोई एक्सिस है, मान लीजिए XX है, और इसका गुरुत्व केंद्र G है, और यहाँ से दूरी मान लीजिए R है, तो IXX बराबर होता है mr²। ये आप लोग पढ़ के आए हैं। ऐसे ही अगर IYY अगर यहाँ पे हम लोग लें, आपका OX हो जाए, AY हो जाए, अब इसका मान लीजिए दूरी हम ले लें R' ले लें, तो IYY बोल देंगे mr'²। तो यहाँ पे जो मास होता था, तो ये जो आपका R है या R' है, यही क्या घूर्णन त्रिज्या है, यही क्या है घूर्णन त्रिज्या है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको स्पेशली कवर करेंगे, वहाँ पर डेफिनेशन वगैरह सारा चीज़ लिखवाया जाएगा। बस जो लोग पढ़ के आएंगे इंटर वो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग हाई स्कूल से हैं वो लोग अभी समझ नहीं रहेंगे। हो सकता है आप लोग जो है फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़े हों, फिजिक्स फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पर वो लोग पढ़े होंगे। तो घूर्णन त्रिज्या होता क्या है? घूर्णन त्रिज्या किसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट। जैसे इसका अगर हम घूर्णन त्रिज्या की बात करें तो किसी बॉडी का, यहाँ पे हम बॉडी ले रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हम सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई सेक्शन है, कोई काट है, तो यहाँ पे एरिया ले लेते हैं। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा मास की जगह पे। ये भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। तो होगा क्या कि किसी काट का किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या का मान उस काट के गुरुत्व केंद्र से अक्ष के बीच की वह न्यूनतम दूरी होती है जिसके वर्ग को उस सेक्शन के एरिया में गुणा करने पर उस सेक्शन का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या होती है घूर्णन त्रिज्या की कि किसी काट का किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या का मान उस काट के उस अक्ष के बीच की वह न्यूनतम दूरी होती है जिसके वर्ग को उस काट के एरिया में गुणा कर देने पर उस काट का उस अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है।
तो ये आपकी घूर्णन त्रिज्या। जैसे यहाँ पे आर और आर डैश है, तो जाहिर सी बात है कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर हो सकते हैं। जब बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटा बड़ा होगा तो वो आपका मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो हम आर ले रहा हूँ वही यहाँ पे के लिया गया है, तो यहाँ पे के और के डैश मान लीजिए, के और के डैश, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा ए के डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो के और के डैश में कोई वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जो कम वाला होगा वही यहाँ पे लेते हैं के मिनिमम, वही क्या लेते हैं, के मिनिमम लेते हैं। तो किसी कॉलम की समतुल्य लंबाई एल डी तथा कॉलम की काट के न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है बकलिंग फैक्टर। अगला टॉपिक है हमारा बकलिंग फैक्टर, BUCKLING, बकलिंग फैक्टर, बहकाव गुणांक। क्या होता है, बहकाव गुणांक। तो यहाँ पे कॉलम की जगह पे स्ट्रट कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉलम की जगह पे स्ट्रट कर देंगे। किसी स्ट्रट की समतुल्य लंबाई एल ली तथा यहाँ पे भी कर देंगे स्ट्रट की काट के न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के मिनिमम के अनुपात को बकलिंग फैक्टर कहते हैं। को बकलिंग फैक्टर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, को बकलिंग फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे बकलिंग फैक्टर बराबर ये हो जाएगा। सेम वही डिफिनीशन है, कॉलम के लिए हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो वर्ड यूज करते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो वर्ड यूज करते हैं, और स्ट्रट के लिए बकलिंग फैक्टर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया, आपका ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में, टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में। टाइप्स ऑफ कॉलम, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, कई बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लोड मतलब भार के आधार पर, हिंदी में क्या बोलेंगे, भार के आधार पर। इसमें ए नंबर हो जाएगा एक्सियल लोडेड कॉलम, और बी नंबर हो जाएगा इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। मतलब हिंदी में बोलेंगे अच्छी भारित कॉलम और उत्केंद्रित भारित कॉलम। अब इसको पूरा हम लिखवा नहीं रहे हैं, एग्जाम में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं ऐसे कि ऐसा कॉलम जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा होता है उसे एक्सियल लोडेड कॉलम कहते हैं, और ऐसा कॉलम जिस पर इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड लगा होता है उसे इसेंट्रिक लोडेड कॉलम कहते हैं। ऐसे डायग्राम बना लेंगे हम, छोटा सा बनाया, आप अच्छे से लिख करके बनाइएगा, हेड डाल के। एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होता है, ऐसा कॉलम जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा होता है उसे एक्सियल लोडेड कॉलम कहते हैं। डायग्राम बना लीजिएगा। इसेंट्रिक लोडेड कॉलम क्या होता है, ऐसा कॉलम जिस पर इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड लगा होता है उसे इसेंट्रिक लोडेड कॉलम कहते हैं। ये हमारा हो गया पहला ऑन द बेसिस ऑफ लोड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात के आधार पर। इसमें ए नंबर क्या होगा, 60 कॉलम। क्या होगा, 60 कॉलम को हम लोग छोटा कॉलम कहते हैं। बी आपका मीडियम कॉलम कहिए या इंटरमीडिएट कॉलम भी बोल सकते हैं, मीडियम कॉलम, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं आगे। और सी नंबर क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम यानी लंबा कॉलम। डिफिनीशन क्या होगा, हम 60 में लिख दे रहे हैं, या 60 मतलब सिलेंडरनेस रेशियो अगर 30 से कम है तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ऐसा कॉलम जिसका तनुता अनुपात 30 से कम होता है उसे 60 कॉलम कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 30 के बराबर या उससे ज़्यादा हो, या 60 या 120 से छोटा या उसके बराबर हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम कॉलम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऐसा कॉलम जिसका तनुता अनुपात 30 से 120 के बीच में होता है, 30 से 120 के बीच में होता है उसे मीडियम कॉलम कहते हैं। और लंबा कॉलम क्या होगा, ऐसा कॉलम जिसका तनुता अनुपात 120 से ज़्यादा होता है उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। ऐसा कॉलम जिसका तनुता अनुपात
120 से ज़्यादा होता है उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये जो कॉलम होते हैं तंत्र अनुपात जो होता है वो LE अपान के मिनिमम आया था। तो LE मतलब ये लंबाई है, ये भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा जान लीजिए। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब कॉलम की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और ये भी क्या था, ये भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये भी, यानी कि SR क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, ज्यामितीय गुण हो गया किसी कॉलम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई कॉलम प्लास्टिक का बनाए हैं और कोई कॉलम स्टील का बनाए हैं, तो पता चलेगा कि स्टील वाला कॉलम लंबा कॉलम रहेगा तभी बकल नहीं हो पाएगा, और स्टील वाला कॉलम क्या होगा, छोटा रहेगा तभी बकल हो सकता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसके आधार पे कि किसी कॉलम के केवल ज्योमेट्री को देख करके हम लोग नहीं बता सकते कॉलम छोटा है कि लंबा है कि मीडियम है। कॉलम छोटा, लंबा या मीडियम है, ये कॉलम के मटेरियल पर भी निर्भर करता है, या कॉलम के मटेरियल पर निर्भर करता है। यानी ये जो डाटा है ये आपका सही डाटा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ा दिया हूँ। बाकी वो सब जो मैं बता रहा हूँ कि कॉलम कि हमारा छोटा, लंबा की मीडियम है, यह कॉलम के मटेरियल पर भी निर्भर करता है, तो उन सब के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, सिलेबस हमको टाइम से एंड करना है, तो उतना समय नहीं कि पूरा डिस्कशन कर पाऊँ। कंपटीशन में आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्टील के लिए अगर 90 से ज़्यादा वैल्यू रहता है तो आपका लॉन्ग कॉलम हो जाता है, 90 से कम रहता है तो हम लोग 60 कॉलम उसको बोल देते हैं। तो ये वैल्यू जो आपने लिखा है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके बुक में दिया हो डिप्लोमा वाली, और टीचर इसी पे नंबर भी देगा। मान लीजिए हम दूसरा वाला बताएं तो उस पर लगाएंगे तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करता हो यही आपका सिलेबस पढ़ाता है। C नंबर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ end conditions of column, end conditions of column, on the basis of end conditions of column, मतलब कॉलम के सिरों की स्थिति के आधार पर, कॉलम के सिरों की स्थिति के आधार पर, हिंदी में लिखेंगे कॉलम के सिरों की स्थिति के आधार पर। इसमें पहला होता है बोथ एंड्स आर हिंज्ड कॉलम, हिंज्ड को बोलिए या पिन ज्वाइंटेड भी बोलते हैं, पिन ज्वाइंटेड कॉलम हिंदी में बोलते हैं। दोनों सिरों पर कब्जेदार, दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम। इसकी हम फिगर बना दे रहे हैं, ओनली बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया, या ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बोथ एंड्स आर हिंज्ड कॉलम। दोनों सिरे कैसे हैं, कब्जेदार, दोनों सिरे कैसे हैं, कब्जेदार है, इसका फिगर है। दूसरा बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों सिरों पर बद्ध कॉलम, दोनों सिरों पर बद्ध कॉलम। परिभाषा भी लिख सकते हैं, ऐसा कॉलम जिसके दोनों सिरे कब्जेदार होते हैं उसे दोनों सिरे पर कब्जेदार कॉलम कहते हैं। ऐसा कॉलम जिसके दोनों सिरे क्या हो, बद्ध हो, ऐसे हो। ऐसे कॉलम जिसके दोनों सिरे बंधे होते हैं उसे दोनों सिरों पर बद्ध कॉलम कहते हैं। दो टाइप का हो गया। अब इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। सी one end fixed and other end hinged, hinged, hinged कॉलम। इसे बोलेंगे एक सिरे पर बद्ध तथा दूसरे सिरे पर कब्जेदार कॉलम, दूसरे सिरे पर कब्जेदार कॉलम। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक सिरे पर ऊपर क्या कब्जेदार है, नीचे क्या फिक्स है। और डी नंबर हो जाएगा वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री कॉलम, इसको बोलेंगे एक सिरे पर बद्ध
एक सिरे पर बद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र कालम। एक सिरे पर बद्ध तथा दूसरे सिरे पर स्वतंत्र कालम। ये कैसे होगा आपका? ऐसे हो जाएगा, एक सिरे पर बद्ध है और दूसरे सिरे पर क्या? स्वतंत्र है। ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड ऑन, सॉरी, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कॉलम। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कॉलम। अब इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए कुछ चीज़ें और जानने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलम हो गया आपका। एक और होता है रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कॉलम। कोई जानने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 3 आप एग्जाम में लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला हमको पढ़ना है, अरे मिटा दी नहीं तो इससे काम चल जाता, मिटा दी। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम। तो पहला वाला हम सीधे डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये कैसा? दोनों सिरों पर कब्जेदार है। जो कब्जेदार होते हैं वो लोड लगाने पर सीधे जो है इसी पॉइंट से भागते हैं। तो इधर जो इसका ये मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल से दिखा रहे हैं और ये वाला इक्विवेलेंट लेंथ जो है एल से दिखा रहे हैं। तो इसके लिए जो एल होता है वो एल के बराबर होता है। एल क्या होता है? एल के बराबर होता है। बी वाला अगर हम लोग बात करें, आप लिख लीजिएगा बोथ एंड्स आर हिंज्ड कॉलम। ये क्या होगा? बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम, ऐसे हो गया, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कॉलम। ये जो होगा ये क्या होगा? ये मान लीजिए आपका ये थोड़ा सा यहाँ से भागना प्रारंभ करता है। ये आपका होगा एल, ये क्या होगा? एल होगा, और ये क्या होगा? ये होगा आपका एल। इस पर कंपटीशन में भी ये डाटा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल लगाने में हर जगह काम आएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? L/2। एल बराबर क्या होगा? इसके लिए L/2 होता है। सी नंबर क्या होगा? वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड कॉलम। इस तरीके से होगा। यहाँ पे ऊपर हिंज रहेगा और नीचे फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ हिंज यहीं से बकलिंग होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दूरी यहाँ से होता बकलिंग। तो ये आपका हो जाएगा एल, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा एल। तो इसकी एल बराबर जो होता है L/√2 के बराबर होता है। ये देखिए पहले डेरिवेशन सबका अलग अलग किया गया था। आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, बीटेक में है। डेरिवेशन सबका अलग अलग करते हैं, फिर ये डाटा आता है तो वो डाटा लिखा जा रहा है। पहले इसका डेरिवेशन होता है। डी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। डी क्या? वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री कॉलम, ऐसे है। अब इस पर जब लोड लगाते हैं कुछ इस तरीके से बकलिंग होता है। ये इमेजिनरी होता है, नीचे आएगा। तो यहाँ से ये तो आपका एल है, यहाँ से आपका स्मॉल एल है, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ये एन पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या है? एन पॉइंट है। इक्विवेलेंट लेंथ क्या है? जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसको हम एन से दिखा रहे हैं, और जो ओरिजिनल है उसको ए बी से दिखा रहे हैं। ओरिजिनल वाले को किससे दिखा रहे हैं? ए बी से दिखा रहे हैं। ये आपका ए आपका यहीं पे होगा, ए आपका यहीं पे होगा, बी आपका कहाँ होगा? नीचे होगा। ये आपका ए होगा और ये क्या होगा? बी होगा। ये आपका एन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ये एल हो गया। तो यहाँ पे एल बराबर क्या होगा? 2L के बराबर होगा। एल बराबर 2L। तो सब कॉलम के लिए आपको जो है एल और एल में क्या रिलेशन होता है सब आपको पता होना चाहिए। बिना इस रिलेशन के हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये हमको डाटा याद होना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2 फार्मूले पढ़ेंगे, आयलर फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फार्मूले पढ़ लेंगे। चूँकि भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़े नहीं तो उसके फार्मूले हम बता देंगे, और उसको पढ़ने के बाद आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक और थियरी का वीडियो आएगा, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल 2-3 वीडियो, और मतलब ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।